बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और CS 101 की प्रिपरेशन आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक चीज़ बड़ी वाजिया तौर पे बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने ज़रा कोशिश करनी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों ने हर जो हैंडआउट्स है उसको ज़रा ज़रूर पढ़ना है, और अगर टाइम नहीं है तब आपने मेरी बताई हुई हर बात को ज़रा फॉलो करना है। मैं आपको बताऊँगा आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। एज वेल एज स्टूडेंट्स आपने ज़रा इस बात को भी माइंड में रखना है कि आपका ये जो सिलेबस है ना वो न्यू है, तो 2023 में जो MCQs आए हुए हैं वो सारे मैं आपके साथ रिपीट करूंगा विद एविडेंस एंड प्रूफ्स, और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको आपके हैंडआउट से जो है वो बताता जाऊंगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स पहले आप हैंडआउट्स को पढ़ लें। अगर टाइम है, नहीं टाइम है तो फिर आप लोग इस वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उसको ज़रा सुन लें, मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करें ताकि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह मूव है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है मूव किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको पता है मूव यूज़ होता है मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। इस तरह ऐड हम यूज़ करते हैं किसी भी दो चीज़ों को प्लस करने के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें ये है A प्लस B। ये जो प्लस होता है ना इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। प्लस को ऑपरेटर का नाम दिया जाता है, और जो A होता है इसको हम ऑपरेंड कहते हैं। तो ये जो होते हैं ना मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड, इसको हम ऑप कोड कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में। आगे जाके आप पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज की किताब, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑप कोड कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये ऑप कोड है, ठीक है। मैं आपको इसका एविडेंस दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने खुद सॉल्व किए थे आपके लिए, मैंने जो है वो ये रख लिए थे, और ये मोस्ट रिपीटेड है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्विज़ सॉल्व किए थे, उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड MCQs थे वो मैं आपके लिए सेव कर लिए ताकि आप लोगों के साथ वो बाद में प्रिपरेशन वीडियो के तौर पे शेयर किया जाए। तो देखें ऑप कोड यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन देखो, ऑप कोड जो यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 12 दफ़ा पेपर में पूछे गए हैं आपसे पहले भी जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ था। देखें जी इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बुलियन ऑपरेटर्स। ये ज़रा आपने याद रखने हैं, तीनों मैं आपको बताऊंगा। एंड को आप शो करते हैं इस तरह से, यानी कि डबल एंड, इस तरह से याद रहे ये एक बुलियन ऑपरेटर है, यानी कि इसके लिए दोनों 1 अगर होंगे तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। ये आपके पास 1 है ना, अब इसमें दोनों अगर 1s होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर 1 0 होगा तो आउटपुट यहाँ पे 0 होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों इनपुट का ट्रू होना ज़रूरी है। एक होता है एंड, एक होता है और का जो साइन होता है ना वो इस तरह का होता है, ये वाला, ये देखो ये वाला पहला, ये और का साइन है, पेपर में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये और का है। इस तरह ये जो फिक्टोरियल का साइन होता है ना, फिक्टोरियल का साइन बेसिकली नॉट का साइन होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, नॉट का मतलब ये होता है कि ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब सिंगल ऑपरेटर है। कैसे, अगर मैं आपसे कहता हूँ नॉट 1, देखो आपके पास सिर्फ दो ही जो है वो नंबर्स हैं 1 और 0। मैं आपसे कहता हूँ नॉट 1, तो इस नॉट 1 का मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ नॉट 0, इसका मतलब है 1। तो ये बेसिकली एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बूलियन अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ये आपने तीनों याद रखने हैं, पेपर में तीनों मस्ट पूछे जाते हैं। ये देखें, ये इसका एविडेंस है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये देखो ये इसका एविडेंस है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा जी आगे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। ये ना आपका चूंकि 81 से, आपका जो सिलेबस है वो 81 से लेके 234 तक है, तो ये उसमें से आया हुआ है आपके प्रीवियस में से। वैलिड डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होती है ज़रा वो देखें। डेटा टाइप का मतलब कि आपका डेटा किस टाइप का है, आपका डेटा किस नौइयत का है। देखो 4, ये मैंने आपको याद है रहमा करवाया था, 4 का मतलब होता है करेक्टर्स, यानी कि हमने यहाँ पे ABC से लेके, जिस तरह मैं अपना नाम लिखता हूँ SAQIB, साकिब, माय नेम इज साकिब। तो देखें ये जो मेरा नाम है ये बेसिकली इज द कलेक्शन ऑफ द करेक्टर्स। S इज अ करेक्टर, A इज अ करेक्टर, Q इज अ करेक्टर। इस तरह फ्लोट का मतलब ये होता है कि हमने पॉइंट के अंदर नंबर लिखना, लाइक 3.14 या 2.13 या 11 वगैरह। HTML ये डेटा टाइप नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। वो कह रहा है आप बताएं जो डेटा टाइप नहीं होगी उसका आपने बताना है। तो देखो HTML इट इज नॉट अ डेटा टाइप, और इंट का मतलब इंटीजर्स, यानी कि 12, 1000, तो ये भी एक डेटा टाइप है। करेक्टर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, लेकिन HTML डेटा टाइप नहीं है।
तो वो आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, विच वन इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। आप ये बताइए कि वैलिड डेटा टाइप कौन सी है। तो वैलिड डेटा टाइप HTML जो है, सॉरी वैलिड डेटा, जो वैलिड डेटा टाइप है वो कौन सी नहीं है, तो HTML वैलिड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, आगे द डैश व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस मॉडल। ये आपका पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डेटाबेस मॉडल। तो द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड द डेटाबेस मॉडल। जो कंसेप्चुअल व्यू होता है डेटाबेस का वो डेटाबेस मॉडल कहलाता है। तो कंसेप्चुअल इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। इसका जरा देखें तो ये देखें, ये आपका मॉड्यूल नंबर 153 है जहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया यहाँ पे भी। यहाँ से जरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी समझ लें कि क्या पेपर में आ सकता है आपको। सब्जेक्टिव का जो पार्ट 2 होगा ना, यानी कि वो मैं आपको इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे एक्सेस करें, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने वहाँ पे डिटेल्ड एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखें, द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जनाब, ट्यूपल क्या होती है। तो रो को हम ट्यूपल कहते हैं, पेपर में मस्ट पूछा जाएगा, बहुत दफ़ा पहले पूछा जा चुका है कि व्हाट इज ट्यूपल। तो ये एक अनदर नेम है रो का। तो रो को हम कहते हैं ट्यूपल। और इसी के साथ साथ रिलेशंस क्या होते हैं जनाब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये डेटाबेस मॉडल के अंदर रेक्टेंगुलर टाइप डेटा को स्टोर करते हैं, जिसको हम रिलेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, मेरे पास ये इस तरह की एक फिगर है, इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ है टेबल्स की फॉर्म में, यानी कि ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह कर लें, ये इस तरह देखो, ये एक टेबल बना लिया। अब इस टेबल में आपकी वैल्यू स्टोर्ड है, इसको हम कहते हैं रिलेशंस। तो ये आपने सारी बात याद कर लेनी है। मॉड्यूल नंबर 153 एंड द एविडेंस में काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको ये बता दिया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज द इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी इक्वेटेड सम इश्यूज विद द डैश मॉडल। इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है वो इक्वेटेड होता है समटाइम्स विद द किसके साथ, इटरेटिव मॉडल के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये सिंपल एक लाइन है जो कि आपने याद कर लेनी है। इंक्रीमेंटल मॉडल इक्वेट करता है जी किसके साथ, इटरेटिव मॉडल के साथ। ये आपके हैंडआउट्स में भी लिखी होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि इटरेटिव मॉडल, यानी कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल, ये सारा जो टॉपिक है ना पेज नंबर 222 के ऊपर अवेलेबल है, कि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है ये क्या करता है, ये समटाइम इक्वेट करता है इटरेटिव मॉडल के साथ, जो कि सिमिलर होता है इंक्रीमेंटल मॉडल के। तो सिंपल ये ना, इसने घुमा फिरा के आपको बताया हुआ है। मैंने आपको एक वाजिया तौर पे इसका जवाब बता दिया कि इसका जवाब ये होगा, तो आपने ये लगा देना इटरेटिव मॉडल, इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको जरा अंडरस्टैंड करना है गौर से। देखिए फ्लोट, मैंने आपको पहले बताया फ्लोट एक डेटा टाइप है जहां पे आप अपना डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, लाइक 3.5, 3.12 वगैरह। देखो फ्लोट CGPA इक्वल टू 3.5। तो देखो इसकी फ्लोट डेटा टाइप क्यों हमारे पास क्यों है ये फ्लोट, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा को पॉइंट की फॉर्म में स्टोर करवाना था। अब ये इफ कंडीशन लगा रहा है, ये आपका मॉड्यूल नंबर 109 से पेपर आया हुआ है या कोई क्वेश्चन आया हुआ है। इफ अगर CGPA बड़ा है 3 से, देखें आपकी पास वैल्यू क्या है 3.5, तो वो क्या कह रहा है कि अगर जो है वो 3.5 कहाँ से किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, जो कि ठीक बात है। तो सी आउट हम कहते हैं कि डेटा को प्रिंट करवाना, यानी कि स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, अगर ये वाली फॉर्म ठीक होती है तो, यानी कि अगर 3.5 बड़ा है 3.0 से, तो स्क्रीन के ऊपर आ जाए गिव स्कॉलरशिप एल्स का मतलब इसके अलावा आप सी आउट करवा दो, सॉरी यू कैन नॉट क्वालिफाई। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास 2.5 होता ना, तो फिर तो ये बात गलत थी, फिर ये वाला ऑप्शन आ जाता सॉरी यू कैन नॉट क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि 3.0 से अगर वैल्यू बड़ी है, तो जो कि वैल्यू वाकई बड़ी है, ये वाली वैल्यू है ना, इसको आपने चेक करना है। 3.5 बड़ा होता है 3.0 से, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू पहली वाली प्रिंट हो जाएगी, गिव स्कॉलरशिप, इसको स्कॉलरशिप दे दो। तो ये वाला इसका जवाब है, गिव स्कॉलरशिप। अगर ये 3.5 के बजाय 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता या 3.0 से वैल्यू कम होती, तो यहाँ पे हमने ये कहना था कि सॉरी माजरत के साथ आप क्वालिफाई नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपसे पेपर में पूछे गए थे, क्विज़ेस के अंदर 12 दफ़ा रिपीट होते हैं, और पिछली दफ़ा के जो स्टूडेंट थे उनमें उन्होंने बहुत दफ़ा बताया सर इस तरह क्वेश्चन आया है, तो ये आपने ज़रा याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाएगा मस्ट क्वेश्चन। उसके आगे ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है आपके फाइनल टर्म में एज वेल एज आपके क्विज़ेस में,
सो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर पहले हैंडआउट्स को अच्छी तरह पढ़ लें, नहीं टाइम तो उसके बाद हर कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कर लें, ताकि अगर उससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको पता हो। एन अरे इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा। ये बात याद रखिएगा, जो अरे होती है ना उसके पास जो ब्लॉक होते हैं ना वो रेक्टेंगल टाइप होते हैं इस तरह से। तो ये एक रेक्टेंगल है जहां पर आप अपनी एंट्रीज को सेम टाइप के साथ स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डेट इज कॉल्ड दी रेक्टेंगल। देखिए ये रेक्टेंगल मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए मॉड्यूल नंबर 146 यहाँ पे चेकआउट करें। अरे इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डेटा हुज एंट्रीज आर ऑफ द सेम टाइम, जिसकी एंट्री जो है वो सेम टाइप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर को पहले समझें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? देखो रिलेशनल वर्ड निकला है रिलेट से, यानी कि आप ये बताना है कि हम दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक बना रहे हैं। C++ एक लैंग्वेज है जो आप आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आपने बताना है कि कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो ज़रा वो समझ लें। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो ये आती है नॉट इक्वल टू। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो फिक्टोरियल का साइन है ना इससे हम कहते हैं नॉट, ठीक है, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन जो होगा ये बता रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये रिलेट कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि 2 इट्स नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 2 3 के बराबर तो नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू, ये भी रिलेशनल है। इक्वल टू C++ के अंदर, ये मेरी बात याद कर लें, वैसे आप लिखते हैं बराबर है, यानी कि 3 के बराबर है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अगर आपने बराबर का साइन डालना है तो वो इस तरह डबल बराबर आएगा, यानी डबल इक्वल आएगा। इसे कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा इक्वल, इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेपर में ये भी पूछा जाता है। तो आपने बताना है कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये जो परसेंटेज का साइन होता है ना इसको हम कहते हैं मोड। और मोड कैसे लिया जाता है, पेपर में ये भी आता है, MCQs में शायद आगे आया होगा, मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दूं। देखें मैं आपसे कहता हूँ 2 mod 5, मुझे लेके दिखाएं। ये जो 5 है ना इसके अंदर चले जाना है, 2 ने बाहर आ जाना है, 2 2s are 4। जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो आपका जवाब है। रिमाइंडर क्या है जी 1, तो ये 1 आपका जवाब होगा मोड के अंदर। तो मोड कोई भी चीज़ को रिलेट नहीं करता, तो यहाँ पे जो मोड इक्वल होगा ना ये इसका राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए 124 मॉड्यूल है आपका, और रिलेशनल ऑपरेटर्स ये वाले हैं आपके पास। अब ये देखो यहाँ पे ना ये सारे आपने याद कर लेने, ये पेपर में आएंगे, पेपर में आपसे लेस देन इक्वल टू, ये ना आपसे नाम भी पूछता है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैं साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ। सब्जेक्टिव के लिए एक अलहदा टोटली वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखें ये लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया। इस तरह ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये देखो इक्वल टू, जो मैंने अभी आपको बताया, ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि फिक्टोरियल है, तो ये नॉट इक्वल टू। तो ये सारे पेपर में मस्ट पूछे जाएंगे, इसको आपने याद कर लेने हैं, मॉड्यूल नंबर 146। ओके नेक्स्ट देखें जी, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है। ओके विच सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर टू द टेस्ट दैट डू नॉट रिप्लाई ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। बताएं कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि सॉफ्टवेयर के इंटीरियर कंपोजिशन के नॉलेज को नहीं रखती। देखिए इंटीरियर का मतलब है, जैसे देखो ये आप इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट करो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो या आप लाइव क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, तो लाइव क्लास के अंदर आप सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं, मैंने जो आपके साथ स्क्रीन शेयर की हुई वो स्क्रीन आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये वर्किंग कैसे करता है, प्रॉपर कैसे वर्क किया जा रहा है वो आपको नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, सिंपल जवाब। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को नॉलेज, इंटीरियर नॉलेज का जो है वो नॉलेज नहीं होता हमारे सॉफ्टवेयर का, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये देखिए ये इसका प्रूफ है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विच रेफर टू टेस्ट टू डू, इसका मतलब है कि आप टेस्ट करो कुछ ना कुछ, ठीक है। यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, आपको नाम से पता लग रहा है कि टेस्ट करो सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है। ये रिलाई नहीं करता नॉलेज के ऊपर, क्योंकि इसका काम है टेस्ट करना, इसका काम नहीं है ये कि ये इंटीरियर कंपोजिशन को जाने या सॉफ्टवेयर कैसे बना, किस तरह वजूद में है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का काम ये है कि आपके इंटीरियर को, आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, क्या ये ठीक काम कर रहा है। देयर वॉज फाउंड डाटा रजिस्टर कॉल्ड अ डैश, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। देखो ये कह रहा है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, बस ये बात याद कर लें, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। देखें आपका जो प्रोग्राम है
वो एक फ्लो के अंदर आता है। जैसे देखो 1 के बाद दूसरा स्टेप आएगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप आएगा, तीसरे के बाद चौथा स्टेप आएगा। इसी तरह से आपके लिए वर्किंग हो रही होती है। तो ये प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है कि आपके सीक्वेंस को मेंटेन करना। जैसे जैसे आप डेटा एंटर करेंगे वैसे वैसे डेटा एंटर होगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर का काम है जो आपको करके देता है। ये भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ब्लू हाईलाइट की हुई है, दे वर अ फाउंड डाटा रजिस्टर कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर दैट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कि जिसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर। तो देखो यही बात है, होल्ड द एड्रेस, एड्रेस को होल्ड कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के, तो उसे प्रोग्राम काउंटर का नाम दिया जाएगा। उसके आगे ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल यूजिंग इफ एल्स। देखो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो एक क्वेश्चन करवाया था, इफ का मतलब है ये काम करो, अगर ये काम होता है तो ठीक है कर दो, एल्स का मतलब है ठीक है अगर ये काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है आपने बताना है, तो 2 पॉसिबिलिटीज है खाली। इफ अगर ये काम होता है तो ठीक है, वरना ये काम कर दो, ठीक है। और अगर यही पेपर में आपसे पूछा जाए इफ एल्स इफ, देखिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इफ एल्स और इफ। चूंकि यहाँ पे कितनी दफ़ा इफ एल्स आया था, खाली एक दफ़ा इफ एक दफ़ा एल्स, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 2 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसके प्रूफ के ऊपर चलें, ये देखें 2 पॉसिबल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल होती हैं। मेरा आपको सिर्फ प्रूफ दिखाने का हैंडआउट से मकसद ये है कि आप लोग हैंडआउट्स के उन इंपॉर्टेंट पेजेस को पढ़ लें जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। आपने बताना है करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज द 3 एलिमेंट इंटीजर अरे। आपने बताना कि अगर आप कोई अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको क्या एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे ना इसके सारे ऑप्शंस जो है वो मुझे पर्सनली तौर पे डाउट है, लेकिन फिर भी मैंने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया वो ये वाला है, इंट अरे 3 इक्वल टू 1 2 3। लेकिन इसका जो मेन सिंटैक्स होता है ना वो ये वाला होता है, यानी कि ये वाला इसका मेन सिंटैक्स है, लेकिन आखिर में ना सेमी कोलन आता है। देखो इसने आखिर में सेमी कोलन नहीं लगाया हुआ। तो बहरहाल आपके पेपर में सेमी कोलन लगा हुआ आएगा, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। हमेशा हम अरे को इस बड़ी वैल्यू के साथ डिक्लेयर करते हैं। तो देखें यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ सिर्फ ये वाला डिक्लेयर्ड है या ये वाला डिक्लेयर्ड है, लेकिन उसके आगे वाली जो हमारे पास होती है ना ब्रैकेट्स, वो इस तरह की होती हैं जिसको हम मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला राइट ऑप्शन नहीं है। ये सिंपल मैंने जो सेमी कोलन का करके लगाया था, पेपर में सेमी कोलन लगा हुआ आएगा, नहीं लगा हुआ था फिर भी आपने ये वाला मार्क करना है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वो क्या थी, वो इसमें से कोई भी नहीं थी। जो थर्ड जनरेशन थी ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये थर्ड जनरेशन थी। ये भी मॉड्यूल नंबर 111, ये भी आपने याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो जो थर्ड जनरेशन थी ना उसका काम ये था कि डैट डू नॉट रेफर टू एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन, यानी कि एक मशीन के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर सकता। जैसे फर्ज करें आप यूट्यूब चलाते हैं, इस टाइम बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ मोबाइल्स यूट्यूब चला रहे हैं, तो क्या यूट्यूब खाली एक कंप्यूटर में चल सकता है? नहीं, ये मशीन इंडिपेंडेंस है। तो जो हमारे पास थर्ड जनरेशन थी ना उसके मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मशीन के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर थर्ड मशीन इंडिपेंडेंस या थर्ड इसके जनरेशन के मुताबिक आपका सॉफ्टवेयर किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसमें देखें ये ऑप्शन नहीं है, इसमें कह रहा है फॉर ओनली रिक्वायर्ड मशीन, क्या खाली एक मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा? गलत, फॉर ऑल मशीन्स, यानी कि क्या तमाम तर मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये हो सकता है फॉर ऑल मशीन्स, लेकिन पर्टिकुलर मशीन नहीं हो सकता। तो इसके 2 ऑप्शन बनते हैं, नन ऑफ अबव और फॉर ऑल मशीन। लेकिन अगर आपके हैंडआउट से देखा जाए तो हैंडआउट्स में वो कह रहा है किसी भी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये किसी हर तरह की मशीन के ऊपर चल सकता है। ये देखो दैट डू नॉट रेफर टू एट्रीब्यूट ऑफ एनी पर्टिकुलर मशीन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने जो राइट ऑप्शन क्लिक करना है ना वो आपने ये फॉर ऑल मशीन करना है या नन ऑफ अबव करना है, दोनों आपके यहाँ पे ठीक कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे फॉर ऑल मशीन करें, नन ऑफ अबव को छोड़ दें, ठीक है जी। ये आपने ज़रा बात याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट पर आए, ये देखें हाउ मैनी रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले रिलेशनल ऑपरेटर बताया था, अब उसने इसको टोटल काउंट करके बताया। तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने हैं? ये 6 हैं। इसकी ज़रा मेंटेनेंस आपने याद रखनी है। ये देखो ये है, मैंने यहाँ पे इसलिए हाईलाइट करके काउंट कर दिया। ज़रा देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो टोटल कितने आ गए जी? 6 आ गए। तो इस तरह से आपने ये देखो यहाँ से 2 MCQs बन गए। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब भी MCQs बना सकता है पेपर के अंदर, तो मस्ट आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर मूव करें।
द कंसेप्चुअल शेप और मैनेजमेंट ऑफ डेटा इज नोन एज, ये आपकी डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर। जो आपके पास कंसेप्चुअल शेप होती है और जो आपके पास अरेंजमेंट होती है डेटा को करने की, वो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ये डेफिनेशन है, समझाने वाला कोई काम नहीं है, आपने इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद करना है। डेटा स्ट्रक्चर इज़ द राइट ऑप्शन। ये देखिए, ये आपके पास डेटा स्ट्रक्चर। मैं आपको 12 दफ़ा बता रहा हूँ, मेरा प्रूफ दिखाने का मकसद है कि आपके साथ वो मॉड्यूल शेयर हो जाए जहाँ जहाँ से पेपर में MCQ ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। उसके आगे, each programming language tend to approach the parallel processing paradigm and have different terminology. In ADA we use term ADA क्या थी? ADA बेसिकली मदर ऑफ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर थी। ADA ने पहली जुबान क्रिएट की थी। तो ये क्या था? टास्क। ये सिंपल काम है, टास्क फॉर दिस पर्पस, यानी कि आप एक टास्क देते हैं, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये देखें यहाँ पे कहीं ना कहीं टास्क ये लिखा होगा, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे टास्क का जिक्र किया, टास्क इन द अडा। तो यहाँ पे टास्क इसका राइट ऑप्शन है। घुमा पर आगे पूछा हुआ है, मैंने आपको इसका राइट ऑप्शन दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन, क्या ऐसी रीजन है जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं तो चेंजेस आपको करनी होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन स्टेज पे होता है ना, तो हो सकता है कि आप चेंज कर रहे हो वहाँ पे, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जहाँ पे मेरे पास 1000 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हो सके, मिसाल के तौर पे। अब मेरे पास एम्प्लॉय आ गए जी 1500, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करूँगा, दोबारा मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसको मेंटेनेंस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, चूँकि 1500 मेरे पास एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए। तो ये मेंटेनेंस स्टेज का ये वाला है कि चेंजेस डन इन द प्रीवियस मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस द एरर, यानी कि ये नोट द रीज़न। आपने बताया कि इसमें कौन सी रीज़न नहीं है। तो देखो कि जब आप सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं ना, यानी कि सॉफ्टवेयर मेंटेन, अगर एरर आता है तो आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, तो एरर अगर डिस्कवर होंगे तो आप मेंटेन करेंगे उसको, ये उसकी रीज़न है। आपने बताया रीज़न नहीं है, यानी कौन सी रीज़न नहीं है। रिपेयर भी करेंगे तो मेंटेन होगा। चेंज करना, अगर आपने, मैंने जिस तरह बताया कि 1000 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सकता था, लेकिन मैंने कहा 1500 करके तो फिर वो मेंटेन में चला जाएगा। अब आपने ये बताना कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि मेंटेन नहीं जाएगी। तो देखो, अगर आपके पास प्रीवियस मॉडिफिकेशन में एरर आया तब आप मेंटेन नहीं करेंगे उसको, तो ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो राइट कंसीडर किया जाएगा। अब ट्यूपल्स, मैंने आपको पहले बताया था रोज को हम कहते हैं ट्यूपल, तो ये देखो वही आ गया। रिट्राइव करनी है आपने इन्फॉर्मेशन की एम्प्लॉय की, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हम बेसिकली सेलेक्ट करेंगे रोज को। अब रोज को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो रोज की सेकंड नेम क्या है? इसका रोज का सेकंड नेम है ट्यूपल। तो यही बात इसने ज़रा घुमा फिर आके आपसे पूछी हुई है। इसका आंसर यहाँ पर देखिए आ गया ट्यूपल, ठीक है। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ आपके लिए, इसको ज़रा ये चेकआउट करें। मॉड्यूल नंबर 155 रिलेशनल ऑपरेटर्स और ट्यूपल, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ये आ गया। अच्छा जी, आगे आप चलें। जो द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोसेस, आपने बताना ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच इंपेरेटिव पैराडिम है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने याद रखना है जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, तो वो इंपेरेटिव पैराडिम है, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पिछली दफ़ा पूछा गया था। इंपेरेटिव पैराडिम आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडिम, ठीक है। इंपेरेटिव पैराडिम जो है ये प्रोसीजरल पैराडिम कहलाती है, और इसके अलावा ये हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है। इंपेरेटिव पैराडिम आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडिम एंड दिस इज द ट्रेडिशनल पैराडिम। पेज नंबर 195 है, इसको ज़रा आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना है, पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर आए, ओके। द लिंक्स बिटवीन डैश, आपने बताना जो लिंक्स होते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें भी समझाने वाला काम नहीं है, ये सिंपल एक वर्ड है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आएगा ना, वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट मैं हूँ, ऑब्जेक्ट आप हैं, जिसके बारे में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप डेटा लिख सकते हैं, हर वो चीज़ आपके लिए ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि ऊप की बात यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ये देखें, द लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो लिंक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में, वो नॉर्मली हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये भी आप कहा सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, एक ये वाला एमसीक्यूज बन सकता है, और जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो बन सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। पेज नंबर 262 के ऊपर ये अवेलेबल है। आगे देखो, इसने वही वाला क्वेश्चन रिपीट करके दिया हुआ, लेकिन ज़रा इसने फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया। ज़रा इसको गौर से समझना है कोड को, ताकि किसी तरह का भी कोड अगर आपके पेपर में आए तो आपको पता हो। ये भी ना आपके
जो है ना इसके अंदर 100 मॉड्यूल में से आया हुआ है कहीं ना कहीं से, 100 से या 101 से, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि आपका सिलेबस 80 से लेके 234 तक है, तो वहाँ से चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। ये जो आपकी प्रिपरेशन वीडियो है ये बेसिकली 81 से लेके 234 तक डिपेंड करती है, ठीक है। अब उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछे गए हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा है, चूँकि आपका सिलेबस अपडेटेड है तो कोई दूसरी फाइल्स आप लोगों ने नहीं करनी है। देखो इंट सम इक्वल टू 14, सम को 14 है। अब देखो ये वैल्यूज ने दे दी कि वैल्यू क्या है, 14 है। अगर सम यहाँ पे लगा रहा है कि अगर सम, इसका मतलब क्या है, लेस देन, जहां पर भी ये खुला हुआ होगा ना मुंह उसका मतलब ग्रेटर देन है। देखो सम की वैल्यू थी 14, तो 14 लेस देन है 20 से, तो प्रिंट कर दो अंडर। अगर सम बड़ा है, देखो सम क्या है, क्या 20 जो है वो छोटा है 14 से, तो ये गलत हो जाती है, ये वाला मामला गलत है। इसका मतलब अंडर यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, डेफिनेटली अंडर। तो ये देखिए मैंने अंडर मार्क किया हुआ है, तो अंडर इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके आगे एक बेसिक डेफिनेशन है जी, इस डेफिनेशन में देखें, डैश पैराडिम task of programmer is to develop a precise problem statement rather than the designing algorithm। देखिए वो क्या कह रहा है, ऐसा पैराडिम जिसके अंदर आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं उसके डेवलप करने के बजाय, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिक्लेरेटिव पैराडिम कहते हैं। बेसिकली डिक्लेरेटिव पैराडिम के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम को प्रिसाइज करते हैं उसको डिज़ाइन करने के बजाय, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव पैराडिम इसका राइट ऑप्शन, मॉड्यूल नंबर 113 से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखें डिक्लेरेटिव पैराडिम, ठीक है। नेक्स्ट पे अ पैराडिम वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट। देखो मैंने पहले कहा था जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की बात होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप ऑब्जेक्ट हैं, जो कि आपके बारे में डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका एम्प्लॉय आईडी, आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी, आपकी क्वालिफिकेशन, तो हर वो चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम इसका राइट ऑप्शन है, ये देखें जी, अकॉर्डिंग टू द गूगल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम, राइट। नेक्स्ट देखो व्हाट डज SDLC, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। SDLC स्टैंड फॉर, आपने बताना इसका क्या मतलब है। देखें S फॉर सॉफ्टवेयर, D फॉर डेवलपमेंट, L फॉर लाइफ और C फॉर साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये देखें ये वाला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। ओके क्वेश्चन रिपीटेड, ये देखें, ये मैंने आपको एविडेंस दिखा दिया है ताकि हर बंदा श्योर हो जाए कि मैंने जो खुद पर्सनली तौर पे पेड क्विजेस किए हैं वो 100% एक्यूरेट है, ताकि आपको ये वो क्वेश्चन है जो कि मोस्टली रिपीटेड है, यानी कि मैंने कोई तकरीबन 15 से 16 क्विजेस किए थे, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए सेव कर लिए थे। ये देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका राइट ऑप्शन है। अब उसके आगे देखो जनाब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत दफ़ा ये भी रिपीट हुआ था क्विजेस में, 2023 में 12 दफ़ा आया हुआ था। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट फेज, जो कि लाइफ साइकिल जिसके अंदर इंक्लूड नहीं है। देखें ट्रेडिशनल डेवलपमेंट यानी कि जो सबसे पहली डेवलपमेंट थी, जब आप सॉफ्टवेयर यानी सदियों में से जो चला आ रहा है ना, उसके अंदर मेंटेनेंस नहीं थी, आपने यही चीज़ बतानी है, यानी जो सदियों से चीज़ चलती आ रही है वो चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं है। देखो इम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है, डिज़ाइन शामिल है, टेस्टिंग शामिल है, लेकिन मेंटेनेंस बाद में आया है। तो मेंटेनेंस सदियों से नहीं चला आ रहा, ये अपडेटेड टेक्निक्स है, तो मेंटेनेंस इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे अंडर डैश पैराडिम अ प्रोग्राम इज व्यूड एज एन एंटिटी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी पैराडिम है जो कि इनपुट को लेती है और आपको आउटपुट जनरेट कर देती है। तो ये हमारे पास फंक्शनल पैराडिम है। फंक्शनल पैराडिम का काम ये होता है कि इनपुट लेना और आउटपुट को प्रोड्यूस करना। तो यही बात यहाँ पे पूछ रहा है, एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करना और आउटपुट को प्रोड्यूस करना, तो ये फंक्शनल पैराडिम का काम होता है। तो फंक्शनल पैराडिम इज द राइट ऑप्शन। ये देखें मॉड्यूल नंबर 114 फंक्शनल पैराडिम, ठीक है। उसके आगे देखें, अच्छा ये देखें आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने आपको पहला क्वेश्चन यही करवाया था, इंस्ट्रक्शन लाइक मूव और ऐड आर कॉल्ड एज ऑप कोड, तो यहाँ पे ऑप कोड इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके आगे देखो जी कंट्रोल कपलिंग, ये भी आपका शायद 130 समथिंग से आया हुआ है। जब आप इंटर मॉड्यूल को कपलिंग की फॉर्म में मॉड्यूल के अंदर कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन का, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं,
कंट्रोल कपलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ आपके हैंडआउट से, अच्छा नहीं दिया हुआ, बहरहाल इसका कंट्रोल कपलिंग था, मैंने शायद हैंडआउट से मैं आपके लिए प्रूफ लेना भूल गया, लेकिन कंट्रोल कपलिंग इसका राइट ऑप्शन है, गूगल से वेरीफाइड है, लेकिन कंट्रोल कपलिंग यहाँ पे आएगा। कंट्रोल कपलिंग का मतलब है कि कपलिंग को कंट्रोल करना, कपल्स बने होते हैं हमारे पास, उनको कंट्रोल करना होता है, और जब हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे पास नुकसान उसका ये होगा कि अगर मुझे एक मॉड्यूल में चेंज करना है तो वो सारा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, इसलिए कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीमेंटल मॉडल कैन बी इक्वेटेड समटाइम्स विद द डैश मॉडल। देखिए जी, इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है ना, ये इक्वेटेड होता है समटाइम वाटरफॉल मॉडल के साथ, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल इक्वेटेड होता है समटाइम वाटरफॉल मॉडल के साथ। ओके, यहाँ पे देखें नेक्स्ट वन, अंडर डैश पैराडिम, किस पैराडिम के अंदर अब प्रोग्राम इज व्यूड एज एन एंटिटी, ये भी मैंने आपको करवाया फंक्शनल पैराडिम के अंदर, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी आगे देखें कंट्रोल कपलिंग, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था 135 से, यहाँ पे मैंने दूसरे एविडेंस में लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे वन इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का है कि जब आपके मॉडल्स पास होते हैं तो हम उसकी एग्जीक्यूशन को कॉल करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल करना कपलिंग को इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मुझे अपने सॉफ्टवेयर के एक हिस्से में चेंज करना है तो मेरा पूरा कंट्रोल हो जाएगा, यानी पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने कपलिंग की हुई है। कपलिंग से मुराद हमारे पास डेटा एक दूसरे के साथ गैदर हुआ है, इकट्ठा हुआ है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कपलिंग इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके आगे सारे क्वेश्चन आपके ओवरऑल रिपीटेड हैं। अच्छा जी, ये देखें, मैंने आपसे पूछा, आपको बताया था ना कि रैशनल ऑपरेटर में आपसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये साइन सब पूछे जाएंगे पेपर में। तो ये देखो यहाँ पे एक आया हुआ है C++ में सिंबॉलिक में इक्वल टू का साइन कौन सा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि C++ में या कंप्यूटर की ज़ुबान में इक्वल टू का साइन ये वाला है जो डबल इक्वल टू का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डबल इक्वल टू। यहाँ पे 98% स्टूडेंट ये वाला लगाते हैं, नीचे वाला डी ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे डबल इक्वल टू इसका साइन है, ठीक है। ये देखो, और मैंने आपको शायद पहले भी, सबसे पहले भी बता दिया था। उसके आगे जनाब देखें साइन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का साइन आपने बताना है। तो ये देखें, मैंने आपको जिस तरह मोड सोल्व करके भी बताया था, ये मॉडुलस का साइन है, परसेंटेज को साइन होता है, ये मॉडुलस का होता है। सोल्व कैसे करते हैं दोबारा से सीख लें। जो रिमाइंडर होगा ना वो इसका जवाब है, 2 2 ज़ा 4, तो इसका रिमाइंडर 1 है, तो 1 इसका बेसिकली आंसर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे जनाब ये देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू असाइनमेंट ऑपरेटर इन अडा। आपने बताना कि अडा के मुताबिक असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा था, तो उसके मुताबिक असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलन और इक्वल टू, ये वाला था। अडा एक मदर ऑफ लैंग्वेज है जिसने सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी, लिखी थी। उसके मुताबिक असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला था जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें भी कॉलन है और इक्वल है, तो ये है। ये देखें यहाँ पे आया हुआ होगा, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन अडा। अडा के मुताबिक असाइनमेंट ऑपरेटर बता दें। ये देखें कॉलन और इक्वल कैन नॉट बी ओवरराइडन, ये ओवरराइड करना, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको। बहरहाल ये देखें, ये है ओवरराइड और ओवरलोड फंक्शन आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल्ड गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। उसके आगे देखें, अ डैश द कलेक्शन हुज एंट्रीज हैव अ hierarchical organization similar to that of an organization chart of the typical company। तो ये बेसिकली आपके पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, तो सिंपल या ट्री इज अ कलेक्शन, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। मॉड्यूल नंबर 148, ये देखें अ ट्री इज अ कलेक्शन, तो यहाँ पे ट्री इसने ऑप्शन बना के दिया हुआ है, ये आपने लाइन है जो कि सिर्फ याद कर लेनी है, ठीक है जी। उसके आगे द सिंपलेस्ट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अरे इज कॉल्ड, या इट इज द वन डायमेंशनल अरे। देखें जी, यहाँ ज़रा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना अरे की, वो हमारे पास वन डायमेंशनल अरे है, और अगर मल्टी डायमेंशनल अरे हो तो ये दोनों क्वेश्चन आते होते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल अरे को, ठीक है। बस दो ही फॉर्म है, 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं और 2 डायमेंशनल अरे को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि 2 डायमेंशनल अरे आल्सो नोन एज, तो आपने बताना है मल्टी डायमेंशनल अरे, और अगर पूछा जाए मल्टी डायमेंशनल अरे आल्सो नोन एज, तो आपने बताना है 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो देखो सिंपलेस्ट क्या होती है, 1 होती है। ये देखें सिंपलेस्ट फॉर्म कॉल्ड अ 1 डायमेंशनल अरे। यहाँ से देखो 1 डायमेंशनल अरे, जिसको हम लीनियर अरे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने ज़रा याद रखनी है, ओके। उसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिनेरियो ऑफ शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन, ये मैंने आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए ये शॉपिंग कार्ट है, 231 के ऊपर अवेलेबल है। ये सिंपल एक डिज़ाइन है। अब जो चीज़ इसमें शामिल नहीं है ना, वो आपने देख लेनी है। तो इसमें जो चीज़ शामिल नहीं थी वो ये थी, पे करना मनी लेटर, क्योंकि आप जब शॉपिंग कर रहे हैं, जब फर्ज करें आपका कोई शॉप है, अब आप कहते हैं जी मैं आपको मनी, आप चीज़ें ले जाते हैं, कहते हैं मैं आपको मनी या पैसा बाद में दे दूंगा, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो ये बात गलत है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये इसके खिलाफ इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके आगे, द टर्म डैश रेफर टू द कलेक्शन ऑफ डेटा डेट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मल्टी डायमेंशनल का मतलब है 2 डायमेंशनल अरेज। इंटरनेट या इंटरनल
लिंक बिटवीन इट एंट्रीज मेक द इंफॉर्मेशनल असेंबली फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ द परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे डेटाबेस आएगा, जो कि डेटाबेस की डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। 150 मॉड्यूल डेटाबेस बेसिकली मल्टी डायमेंशन अरे के साथ काम होता है, और डेटाबेस का काम होता है आपके डेटा को सिक्योर करना, आपके डेटा को सेव करना, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस का काम होता है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट है, डेटाबेस, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, DBMS, D फॉर डेटा, B फॉर बेस, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। तो देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी एब्रीवेशन है, इसको आपने याद रखना है, पेपर में ये भी आती होती है, ठीक है। ये देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। ओके देखो यहाँ पे ये भी बहुत बार रिपीट हुआ था, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपके हैंडआउट्स के ऊपर चल के आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वहाँ से आप ज़रा थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल उनके जो यूनिवर्सिटी का सर्वर कंप्यूटर है या जो क्लाइंट कंप्यूटर है वहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं। वन ऑपरेशन वी माइट वांट टू परफॉर्म ऑन अ रिलेशन इज टू सेलेक्ट ट्यूपल, ट्यूपल का मतलब रोज, तो दोनों यहाँ पे ट्यूपल आ जाएंगे। ये देखें ट्यूपल, मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखो एक ये वाला ट्यूपल इसने पूछा हुआ था और दूसरा ये वाला पूछा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे दोनों हाईलाइट किए हैं आपके लिए, ठीक है। मैं आपको ज़रा हैंडआउट्स के ऊपर चल के आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ज़रा वो गौर से सुनिएगा। ओके हैंडआउट्स के ऊपर आए तो देखो जी, यहाँ पे ना आपके पास ये सारा MS वर्ड, MS एक्सेल पेपर का कम से कम 30% हिस्सा आपका यहाँ से आता है। मेक श्योर पेपर का 30% हिस्सा यहाँ से आता है। ज़्यादातर पेपर में MCQs में ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको अलाउ होगा कि आप शॉर्ट ये जो MS वर्ड है इसको ओपन कर लें। देखें वर्ड के ऊपर जाएं, मैं वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे वर्ड खुलेगा जो कि आपने खोल के रखना है CS के पेपर में, ठीक है। अब ना शॉर्टेस्ट कीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखो आपसे वो कहता है बोल्ड, आपको अगर थोड़ा बहुत चलाना आता है तो देखिए बोल्ड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे आप जरा इतने एरिया में चेक कीजिएगा, जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना सा एरिया, मैं बोल्ड के ऊपर चेक करूँगा, क्लिक करूँगा तो वो आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म खुद ही दे देगा। ये देखो, ये देखें बोल्ड कंट्रोल प्लस B, ठीक है। तो देखो ये शॉर्टेस्ट किया वो खुद दे रहा है। मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए मेरे पास कंट्रोल प्लस I, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, इसको जरा जूम करके चेक कीजिएगा, तो हर ऑप्शन ये मुझे खुद ब खुद देता जा रहा है। देखें इंसर्ट पे आप जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो सब चीज़ें आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अनदर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और ना आप ज़रा कोशिश करें, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे में मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर किए हैं 201 से लेकर 234 तक मेरे ख्याल में। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से ये MS वर्ड की वर्किंग ज़रूर सुन लेनी है, पेपर में ये मस्ट आपसे पूछी जाती है। तकरीबन पेपर का 30% हिस्सा आपका यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया शॉर्ट, ज़्यादातर आपसे ना ये कीज़ पूछी जाती है जो मैं आपको ऑलरेडी बता दी है। ज़रा इंपॉर्टेंट कीज़ एक दफ़ा देख लें। देखें जी कंट्रोल प्लस V हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जो हम आपके पास V है ये आपने इस्तेमाल करनी है पेस्ट के लिए। इसको ज़रा ना ऑप्शन ये स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो से ही, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट है कंट्रोल, अब कंट्रोल प्लस C आप इस्तेमाल करते हैं कॉपी के लिए, ठीक है। और इस तरह आपके पास एक और है जी कंट्रोल प्लस X, ये आप इस्तेमाल करते हैं कट करने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद कर लेनी है। ये सारा कुछ पेपर में पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए और कंट्रोल प्लस X कट के लिए। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ से अवेलेबल होगी, ठीक है। वो आप वीडियो को शॉर्टेस्ट, क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो शॉर्टेस्ट वे में मैंने आपको बताया, इसको ज़रा आप कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको ओवरऑल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट 2 सब्जेक्टिव का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर स्टूडेंट आप उसको ज़रूर जाकर सुने और ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं इस दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तो लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।